निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और आज हम लोग आधुनिक भारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर फोकस करेंगे। इसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, तो आपको ये टॉपिक जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगा, जिसमें आपको इसकी सारी डिटेल्स मिलेंगी। तो हम लोग यहाँ पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसकी जो पहली घटना है वो है बंगाल का विभाजन। उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो सबसे विवादास्पद जो निर्णय था वो बंगाल का विभाजन था। तो बंगाल के विभाजन को यदि हम देखें तो यह भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जहां पर कुछ तारीखों का काफी महत्व है। जिसमें पहली तारीख है 20 जुलाई 1905, जिस दिन बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को जो है वो कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार से संबंधित एक प्रस्ताव को पारित किया गया, और 16 अक्टूबर 1905 को यह बंगाल विभाजन लागू किया गया। ठीक है। तो ब्रिटिश राज के दौरान यदि हम देखें तो बंगाल जो है वो सबसे बड़े और सबसे अधिक आबादी वाला एक प्रांत था, और 20वीं सदी की शुरुआत तक बंगाल में जो है वो आज का आधुनिक बंगाल, आधुनिक पश्चिम बंगाल हम कह सकते हैं। आज का जो उसमें है बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है ना, और नॉर्थ ईस्ट का कुछ एरिया भी शामिल आएगा। ठीक है। तो ये वाला जो है, इसके साथ साथ यदि हम देखें तो बांग्लादेश भी इसमें पूरा शामिल है। तो ये पूरा बंगाल जो था वो काफी बड़ा था। तो लॉर्ड कर्जन का ये जो निर्णय था वो काफी विवादास्पद था, और उस समय का जो ये मतलब, और इसी के कारण जो है वो इनको भारत से बाहर भी जाना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि जो पूर्वी बंगाल है उसकी राजधानी जो है वो ढाका बनाई, जो कि मुस्लिम बहुल था, और पश्चिमी बंगाल जो है उसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई, जो कि हिंदू बहुल था। तो अब यहाँ पर इसके जो कारण बताए गए, इसके जो कारण थे उसमें जो सरकार ने बताया कि एक प्रशासनिक कारण है, क्योंकि ये क्षेत्र काफी बड़ा है और इसका पूरी तरीके से विकास नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो वास्तविक कारण है वो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। ठीक है। फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वो यहाँ पर मुख्य कारण आ रहा था। तो अब इसको यहाँ पर यदि हम भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में देखें तो भारतीय प्रतिक्रिया में हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत स्वदेशी आंदोलन से हुई, और ये आंदोलन जो है वो 1905 से लेकर 1908 तक चला। इसमें हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना, राष्ट्रवाद का विकास जो है वो भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहली बार महिलाएं जो है वो घर से बाहर निकली, और उन्होंने भी धरना प्रदर्शन में जो है वो भाग लिया। तो छात्र, महिला और श्रमिकों का यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक राजनीतिक लामबंदी हो रही है, जिसमें कट्टरपंथी राजनीति और भूमिगत क्रांतिकारी समूहों का गठन हुआ। तो इस तरीके से स्वदेशी आंदोलन जो है वो काफी जोर पकड़ता गया, और इसके बाद जब ये आंदोलन काफी अपना जोर पकड़ रहा था तो दिल्ली दरबार जो है वो बुलाया गया, और ये बेसिकली जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज फिफ्थ और उनकी वाइफ थी रानी मैरी, उनका भारत आना हुआ। और इसी के बाद 12 दिसंबर 1911 को ये बंगाल का विभाजन जो है वो समाप्त हो रहा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि बंगाल का दूसरे तरीके से विभाजन किया गया। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया, और साथ ही साथ राजधानी जो है वो कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो दिल्ली दरबार था इसने बंगाल के विभाजन को जरूर समाप्त किया, लेकिन ओवरऑल यदि हम देखें तो बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसके यदि हम प्रभाव पर देखें तो पहला प्रभाव यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय था। जो बंगाल का विभाजन है उसने भारतीय राष्ट्रवाद को काफी उत्प्रेरित किया, जो भी विभिन्न समूह थे उनको एकजुट किया, और बाद में हम देखते हैं कि असहयोग और सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त हुआ। दूसरा यहाँ पे आता है सांप्रदायिक राजनीति का विकास, क्योंकि भारतीय राजनीति में जो है वो धर्म की भूमिका और औपनिवेशिक नीतियों ने इस सांप्रदायिक पहचान को कैसे बढ़ाया, इस पर भी ये विभाजन कहीं ना कहीं प्रकाश डाल रहा है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय पहचान और भाषाई आंदोलन, ये इसका अगला प्रभाव पड़ा, और इसे ही हम बाद में हम देखते हैं कि जो पूर्वी पाकिस्तान है, जो वर्तमान में बांग्लादेश के रूप में 1971 में आया, ये एक पहचान के रूप में यहाँ पर आ रहा है।
प्रशासनिक सबब के रूप में हम देखें तो ये कार्यक्रम जो था वो बहुजातीय और बहुधार्मिक जो समाज थे उसमें काफी संवेदनशील और समावेशी शासन के महत्व को रेखांकित कर रहा है। तो इस तरह से बंगाल के विभाजन के जो ये मुख्य पॉइंट थे इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की और इसका जो डिटेल है वो आपको पीडीएफ में मिलेगा। अगली जो घटना है वो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में आ रही है, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यदि हम ऐतिहासिक संदर्भ देखें तो रॉलेट एक्ट जो है वो इसका कारण था। मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित किया, जिसमें किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और इसे ही बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। और यहाँ पे कुछ जो हमारे क्रांतिकारी थे या जो हमारे देशभक्त थे उन्होंने इसे काला कानून भी कहा है। ठीक है, तो इसे ब्लैक लॉ या काला कानून भी कहा गया। तो इसने यहाँ पर सरकार को कई सारे अधिकार दिए थे। तो महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय जैसे जो भारतीय सदस्य थे उन्होंने इसे काला कानून जो है वो करार दिया और राष्ट्रव्यापी रॉलेट सत्याग्रह जो है वो शुरू हुआ। दूसरा यहाँ पर हम कारण देखें तो वो है पंजाब में बढ़ता असंतोष। पंजाब जो कि पहले से ही युद्ध के बाद की एक आर्थिक कठिनाइयों और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है वो उच्च सैनिक भर्ती के कारण तनावग्रस्त था और ये यहाँ पर एक विरोध का केंद्र बना। 10 अप्रैल 1919 को हम देखते हैं कि पंजाब के जो दो महत्वपूर्ण नेता हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी होती है और इसने एक व्यापक अशांति को जन्म दिया। तो अब इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 और इसी दिन जो है वो बैसाखी है और अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है वो एक बैठक को बुलाया गया, जिसमें काफी सारे लोग जो है वो एकत्र हुए और तत्कालीन जो पुलिस कप्तान था जनरल रेगिनॉल्ड डायर, उसने यहाँ पर गोलियां जो है वो चलानी शुरू की। चूंकि अमृतसर का जो ये जलियांवाला बाग है इसमें आने और जाने का रास्ता एक ही है, तो यहाँ पर इसने जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट था उसी पे ही अपनी फोर्स को रखा और बिना किसी चेतावनी के डायर ने अपने सैनिकों को जो है वो गोली चलाने का आदेश दिया। 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं और लगभग ऐसा कहा जाता है कि 1650 राउंड गोलियां चलाई गईं। जो सरकारी रिपोर्ट है वो ये कहती है कि लगभग 380 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविकता में हम देखें तो 1200 से ज्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर मारे गए और कई सारे लोग जो हैं वो घायल हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो इसकी परिणाम और प्रतिक्रिया में देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रिटिश प्रतिक्रिया आ रही है। ब्रिटिश प्रतिक्रिया में जनरल डायर के बारे में ये कहा गया कि उसने बल प्रयोग किया, लेकिन जो भी किया पूरी निष्ठा के साथ किया। तो ब्रिटेन में यहाँ पर जनरल डायर के जो काम थे उसकी जो है कुछ लोगों ने निंदा की, लेकिन ज्यादातर लोगों ने डायर के काम की प्रशंसा की और उसके सम्मान में एक निधि को भी जुटाया गया। दूसरी यहाँ पर प्रतिक्रिया आ रही है जो कि भारतीय प्रतिक्रिया के रूप में है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की। महात्मा गांधी ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और अंग्रेजों के द्वारा जांच के लिए एक हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई। इसने डायर की निंदा जरूर की, लेकिन कोई वास्तविक यहाँ पर कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो नरसंहार था इसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन से काफी हद तक दूर कर दिया था और जो बची खुची आस्था थी या विश्वास था वो भी समाप्त हो गया। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका स्वतंत्रता संग्राम पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पर पहली बात आती है राष्ट्रवादी रणनीति में बदलाव। सो ब्रिटिश न्याय में जो उदारवादी विश्वास था उसकी समाप्ति होती है। गांधी जी के नेतृत्व में जो है ये आंदोलन गति पकड़ रहा है और साथ साथ हम देखते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में गांधी जी उभर कर आ रहे हैं। पूरे भारत में खासकर युवाओं और छात्रों के बीच जन आंदोलन को काफी बढ़ावा मिला। दूसरा यहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय। तो ये जो नरसंहार किया गया इसने कई लोगों को कट्टरपंथी बनाया, जिसमें भगत सिंह, ऊधम सिंह ये सभी लोग शामिल थे, जो कि बाद में एक प्रमुख क्रांतिकारी नेता के रूप में बनते। तो इस नरसंहार को बेसिकली उस बिंदु के रूप में माना जाता है जबकि क्रांतिकारी और चरमपंथी विचारधाराओं को कहीं ना कहीं एक व्यापक स्वीकृति मिल रही है। तीसरा यहाँ पर प्रभाव आता है अंतर्राष्ट्रीय निंदा के रूप में। इस घटना की वैश्विक निंदा हुई और इसने ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो दमनकारी प्रवृत्ति थी उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। भारत के उद्देश्य के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बनाने में भी यहाँ पर एक मदद मिल रही है। ठीक है,
अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं और अपना अगला टॉपिक है यहाँ पे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ पर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा नियोजित रणनीतियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को ये चिन्हित करता है। अब तक महात्मा गांधी जो हैं वो एक नेता के रूप में उभर चुके हैं और अब हम लोग इसकी एक पृष्ठभूमि और कारणों पर फोकस करेंगे। तो कई सारे ऐसे घटनाक्रम थे जिन्होंने इस आंदोलन की नींव को तैयार किया, जिसमें पहला कारण था रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो कानून है वो काफी कठोर कानून था। ब्रिटिश सरकार को भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डालने की अनुमति दी गई और इसने पूरे देश में एक व्यापक आक्रोश और विरोध को जन्म दिया। रॉलेट एक्ट के बाद ही हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा है, जहां पर कई लोगों की हत्या की जा रही है और इस पूर्व घटना ने पूरे देश में जो है वो एक हंगामा मचा के रख दिया और ब्रिटिश न्याय में भारतीयों की आस्था को काफी हद तक प्रभावित किया। तीसरा यहाँ पे कारण आता है खिलाफत आंदोलन। मोहम्मद अली और शौकत अली, जिनको हम अली ब्रदर्स या अली बंधु कहते हैं, इनके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो ऑटोमन एम्पायर था उसके विघटन का विरोध किया। गांधी जी का यह मानना था कि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक एकता का अवसर है ना, और उन्होंने इसे एकजुट करने के एक अवसर के रूप में देखा। चौथा यहाँ पे आता है गांधी जी का जो वैचारिक बदलाव है। जैसे हम कह सकते हैं कि गांधी जी का ये मानना था कि भारत जो है वो सशस्त्र क्रांति या मात्र संवैधानिक आंदोलन के बजाय अहिंसक असहयोग के माध्यम से स्वराज या स्वशासन को प्राप्त कर सकता है। पांचवा यहाँ पे हम कह सकते हैं कारण है संवैधानिक सुधारों की विफलता। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम 1919 ने द्वैत शासन की शुरुआत की, लेकिन स्वशासन की जो राष्ट्रवादी मांगे थी उनको पूरा करने में ये कहीं ना कहीं विफल गए। ठीक है, तो अब यहां पर इस आंदोलन की जो मुख्य विशेषताएं उसको देखें तो ये आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और इसी दिन जो है वो तिलक की डेथ भी हुई थी। ठीक है, तो इसकी मुख्य विशेषताओं में पहली बात आती है ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार, जिसमें स्कूल, कॉलेज, कानून है ना, और इन सभी का बहिष्कार किया गया, अदालतों का बहिष्कार किया गया और सरकारी सेवाओं का भी बहिष्कार किया गया। भारतीयों से अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जो सम्मान और उपाधियां वापस करने का आग्रह किया गया। तीसरा यहाँ पर आता है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, है ना। भारतीय उद्योग को जो पुनर्जीवित करने के लिए स्वदेशी और हाथ से बुनी खादी को बढ़ावा दिया गया, है ना। अगला यहाँ पे विशेषता आती है शांतिपूर्ण विरोध और करों का भुगतान न करना। तो चुनिंदा क्षेत्रों में इस किसानों को करों से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया और काशी विद्यापीठ जैसे संस्थानों की जो स्थापना थी, इसने ब्रिटिश संचालित जो स्कूल है उनके विकल्प के रूप में इसे किया गया था। ठीक है, तो अब की बार 2025 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसमें भी असहयोग आंदोलन से 2 क्वेश्चन आए थे। तो उसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन तो है ये उपाधियों के त्याग से जरूरत थी, है ना, और दूसरा यहाँ पर जो है वो पंचायतों की स्थापना से था। ठीक है, तो इस आंदोलन में भागीदारी और प्रसार के रूप में देखें तो इस आंदोलन में हमें काफी अभूतपूर्व जन भागीदारी देखने को मिली। छात्रों और शिक्षकों के द्वारा ब्रिटिश संस्थानों को छोड़ा गया। कई जो नामी वकील थे जैसे CR दास, मोतीलाल नेहरू, इन सभी ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। मजदूरों, किसानों ने भी जमींदारों और नियोक्ताओं के खिलाफ जो है वो विरोध किया। महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर जुलूसों में शामिल हुई और इस तरीके से ये आंदोलन जो है वो एक जन आंदोलन के रूप में आया। लेकिन हर आंदोलन की हम देखें तो कुछ सीमाएं होती हैं और उसकी कुछ कमियां हो जाती हैं, जिसके कारण आंदोलन या तो समाप्त हो जाता है या आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। तो यहाँ पर पहली बात आ रही थी कि समन्वय की एक कमी है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद भी आंदोलन कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। जैसे महात्मा गांधी का ये मानना था कि आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से अहिंसक हो, लेकिन कई सारे जो लोग थे उन्होंने अहिंसा और अनुशासन की अवधारणाओं को वो पूरी तरीके से समझ नहीं पाए। दूसरा यहाँ पे जो चुनौती आ रही थी वो स्थानीय विद्रोह के रूप में आ रही थी और स्थानीय विद्रोह के रूप में हम देखते हैं कि कुछ क्षेत्रों में पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई जो कि गांधीवादी सिद्धांतों के विपरीत थी। तो यहाँ पर ये जो तीसरा कारण है वो आता है चौरी चौरा की घटना। ठीक है, ये चौरी चौरा की घटना का ही एक पिक्चर है जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो चौरी चौरा की घटना जो है ये गोरखपुर जिले में हुई, जहां पर एक हिंसक झड़प में प्रदर्शनकारियों के द्वारा पुलिस स्टेशन में आग लगाई गई
जिसमें 22 लोग जो हैं वो जिंदा जल गए। तो इसी हिंसा से परेशान होकर गांधी जी जो हैं वो फरवरी 1922 में इस आंदोलन को स्थगित करने का फैसला करते हैं। गांधी जी का ये जो फैसला था, इससे असहयोग आंदोलन पर काफी प्रभाव पड़ा। यदि हम देखें तो यहाँ पर जन जागरण के रूप में पहली बार राष्ट्रवादी आंदोलन में किसान, मजदूर, महिलाएं और छात्र शामिल हुए। भारतीय राजनीति में एक बदलाव हुआ। कांग्रेस जो है वो एक जन आंदोलन के रूप में जो है वो बदल गई, जो कि एक पहले कुलीन संगठन था। तीसरा यहाँ पर जो प्रभाव पड़ा वो था स्वदेशी और खादी का पुनरुद्धार। भारतीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिला, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला, और इस तरीके से जो है वो लोगों के अंदर स्वदेशी का जो है वो एक विचार तेजी से उभरा। अगली चीज यहां पर आती है कि आंदोलन ने तुरंत जो है वो स्वराज को हासिल नहीं किया, लेकिन इसने सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे जो एक महत्वपूर्ण आंदोलन थे, उनकी नींव रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी जी का नेतृत्व जो है वो यहाँ पर एक मजबूत नेतृत्व के रूप में उभर कर आता है। शुरुआती गांधी जी के जो आंदोलन थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था, ये स्थानीय आंदोलन थे। लेकिन असहयोग आंदोलन जो है वो पहले एक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में आता है, और ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि पूरी तरीके से एक पूरे राष्ट्र में जो है वो आया। तो इसकी आलोचना भी की गई। कांग्रेस के अंदर यहाँ पर कई सारे नेता थे जो इसकी आलोचना भी कर रहे थे, जिसका ये मानना था कि आंदोलन को इस समय वापस लेना जो है वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग अगली घटना पर आते हैं, और अगली घटना है यहाँ पर जो कि स्वराज पार्टी से जुड़ी हुई। तो इसकी यदि हम पृष्ठभूमि पे देखें तो स्वराज पार्टी की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं असहयोग आंदोलन के निलंबन से ही जुड़ी है। तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि असहयोग आंदोलन का अचानक वापस लेना कई सारे नेताओं को अच्छा नहीं लगा, जिसमें सी आर दास है ना, ये सी आर दास की जो है वो पिक्चर है, और ये मोतीलाल नेहरू इनकी पिक्चर है। और इन दोनों नेताओं ने यहाँ पर गांधी जी के जो आदर्श थे उसके खिलाफ जाने का फैसला किया। तो यहां पर हम देखते हैं कि कांग्रेस दो खेमों में बढ़ गई। एक थे अपरिवर्तनवादी जो कि गांधी जी के नेतृत्व में थे, और दूसरे थे परिवर्तनवादी जो कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के नेतृत्व में आए। ठीक है। तो यहाँ पे जो परिवर्तनवादी थे उनका ये मानना था कि हम ब्रिटिश शासन को अंदर से जाकर यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे, और विधान परिषदों में प्रवेश करने की बात उन्होंने की। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वो जनवरी 1923 का माना गया है, और इसमें सी आर दास जो हैं वो अध्यक्ष के रूप में आए, और मोतीलाल नेहरू जो हैं वो सचिव के रूप में आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो स्वराज पार्टी के उद्देश्य थे उसमें पहली बात आती है कि ये विधान परिषदों में प्रवेश करने की बात कर रहे थे, और इनका ये मानना था कि हम अपनी बात तब तक जो है वो नहीं करा पाएंगे जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे और अंदर जाके अपनी बात नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पे उद्देश्य था कि ब्रिटिश संवैधानिक सुधारों के खोखलेपन को उजागर करना। 1919 के जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था उसके जो खोखलापन था उसको उजागर करना इनका मुख्य उद्देश्य था। स्वराज पार्टी की जो अगले उद्देश्य थे वो हम कह सकते हैं कि अधिक स्वशासन की एक मांग की गई, और इनको यहाँ पर इन्होंने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्वशासन जो है वो दिया जाए। अगली चीज यहाँ पर आती है सुस्ती के दौरान राष्ट्रीय भावना को जीवित रखना। तो यहाँ पर जिस समय असहयोग आंदोलन के दौरान पूरे राष्ट्र में कुछ भी नहीं हो रहा था, तो वहां पर स्वराज पार्टी जो है वो एक राष्ट्रीय भावना को जीवित रखने में काम कर रही थी। तो इसके प्रमुख नेता यहाँ पर चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, श्रीनिवास अयंगर, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, ये सभी लोग रहे, है ना। अब इसकी जो विचारधारा और रणनीति थी उसको यदि हम समझें तो विचारधारा और रणनीति में यहाँ पर आता है परिषद में प्रवेश में विश्वास, नागरिक स्वतंत्रता की इन्होंने बात करी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात करी, और सबसे ज्यादा यहाँ पर जो दमनकारी कानून थे उनको निरस्त करने की वकालत की। 1923 में यहाँ पर चुनाव होता है, और 101 निर्वाचित सीटों में 42 सीटें ये हासिल करते हैं। बंगाल, बॉम्बे और संयुक्त प्रांत जैसे प्रांतों में एक मजबूत विपक्ष का गठन हो रहा है। ठीक है। स्वराज पार्टी की जो उपलब्धियों को हम देखें तो यहाँ पर पहली बात आती है विधायी बाधा, है ना। इन्होंने जैसे बजट पारित करने से इनकार कर दिया, सरकार की जो अक्षमताएं थी उनको उजागर किया। दूसरा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक लामबंदी थी, मतलब राजनीतिक जो निष्क्रियता की अवधि के दौरान इन्होंने राष्ट्रवादी गति को बनाए रखने का एक प्रयास किया।
तीसरी यहां पर उपलब्धि आती है जो कि विविधता के माध्यम से एकता को बता रही है। तो संवैधानिक विपक्ष का जो एक साझा मंच है उसके तहत विभिन्न वैचारिक समूहों को एकजुट किया गया और इस तरीके से विविधता के माध्यम से एकता को लाने का प्रयास किया गया। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि स्वराज पार्टी का पतन कब से शुरू हुआ। 1925 में सी आर दास की मृत्यु होती है जिसने पार्टी को काफी हद तक कमजोर कर दिया। पार्टी के अंदर जो है वो आंतरिक विभाजन उभरने लगे और देखा जाए तो कई सारी चीजें ऐसी थी जो अब उनके फेवर में नहीं रह गई। ठीक है, लेकिन यदि हम इसका विरासत और महत्व को समझें तो संसदीय लोकतंत्र के साथ पहला प्रयोग जो है वो स्वराज पार्टी के माध्यम से हुआ, है ना। सुधारों की सीमाओं को उजागर किया गया और एकीकृत उदारवादी और मुखर राष्ट्रवादी जो है वो एक पार्टी के रूप में ये लोग उभरे। तो ऐसे समय में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया गया जब सारे जन आंदोलन जो है वो स्थगित थे। ठीक है, अगली जो इंपॉर्टेंट घटना है वो यहाँ पर साइमन कमीशन के रूप में आ रही है। इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो यहाँ पर पहला जो कारण था वो था भारत सरकार अधिनियम। तो साइमन कमीशन में बेसिकली क्या है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, उसमें एक प्रोविजन या प्रावधान था कि 10 साल के अंदर बाद हम एक आयोग का गठन करेंगे जो कि इसकी समीक्षा करेगा कि ये कहां तक सही रहा। ठीक है, लेकिन ब्रिटेन की जो तत्कालीन सरकार थी उसने इसे 1927 में ही गठित कर दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे स्टैनली बाल्डविन, उनके नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार ने यहां पर 2 साल पहले ही साइमन कमीशन की स्थापना का निर्णय किया। अब यदि हम आयोग की संरचना को देखें तो साइमन आयोग का नेतृत्व जो है वो जॉन साइमन के द्वारा किया गया, जिनकी ये पिक्चर है। इसमें कुल 7 सदस्य थे जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्लीमेंट एटली थे जो कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब यहां पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। ठीक है, तो अब यहां पर इसके कुछ और सदस्य थे जैसे हैरी लेवी लॉसन, इसके बाद एडवर्ड कैडोगन, है ना, जॉर्ज लेन फॉक्स, और ऐसे अलग अलग यहां पर कुल 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन के यदि हम प्राथमिक उद्देश्य को देखें तो यहां पर पहला था कि 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना, है ना। दूसरा यहां पर था प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास का आकलन करना और तीसरा था सुधारों की सिफारिश करना। तो जो भी यहां पर साइमन कमीशन के प्राथमिक उद्देश्य थे उसी उद्देश्य से साइमन कमीशन जो है वो भारत आता है, लेकिन चूंकि इसमें सारे के सारे जो हैं वो अंग्रेज सदस्य थे तो यहां पर पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार किया गया। तो भारतीय प्रतिक्रिया में हम देखें तो देश भर में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बहिष्कार हो रहा है ना, और इस तरीके से यहाँ पर इनका जो है वो स्वागत किया गया। तो अब इस विरोध के कारण क्या थे? इसमें पहला कारण यहाँ पर आता है कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो यहाँ पर भारतीयों का ये मानना था कि जब आप भारत के संवैधानिक सुधारों के बारे में बात कर रहे हैं तो भारतीय सदस्यों का रहना जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि भारतीय अपने संवैधानिक भविष्य को स्वयं निर्धारित करने में अक्षम है, ये यहां पर साइमन कमीशन का मानना है ना, और ये भी कहीं ना कहीं एक विरोध के कारण के रूप में आ रहा था। तीसरा यहां पर हम कह सकते हैं कि आयोग को सुधार की आड़ में औपनिवेशिक शासन को लंबा खींचने के एक प्रयास के रूप में देखा गया। तो ये यहां पर कुछ विरोध के कारण थे जिसके कारण यहां पर इसका विरोध किया गया। अब पूरे देश में यहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, जैसे लाला लाजपत राय जो हैं वो लाहौर में इस कमीशन का जो है वो विरोध कर रहे हैं और जुलूस के नेतृत्व के दौरान ही उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु होती है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और जो अन्य युवा नेता थे उन्होंने भी विरोध प्रदर्शनों में एक सक्रिय भूमिका निभाई। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, इस तरीके के नारे लगाए। तो अब यहाँ पर साइमन कमीशन की जो सिफारिशें थी उसको हम देखें तो यहाँ पर पहली सिफारिश ये थी कि इसने द्वैत शासन का उन्मूलन किया। ठीक है, और यहाँ पर ये साइमन कमीशन जो है वो कह रहा है कि एक पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता की जो है वो स्थापना की जाए। दूसरा यहाँ पर सिफारिश थी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों का एक संघ बनाया जाए। तीसरी सिफारिश थी ब्रिटिश जो विधान परिषदों का विस्तार और शासन में ज्यादा से ज्यादा भारतीय भागीदारी हो। चौथा है यहाँ पर सामुदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की निरंतरता, और पांचवी बात आती है डोमिनियन स्थिति के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक ऐसा जो है वो सिफारिश थी जिससे कई सारे लोग जो हैं वो नाराज हुए, क्योंकि यहाँ पर इसको जैसा भी हम लोग डिस्कस किया कि ये जो पॉइंट नंबर 3 है कारण का, कि एक औपनिवेशिक शासन को लंबा खींचने के एक प्रयास के रूप में देखा जा रहा था।
इसके प्रभाव और महत्व को यदि हम देखें तो पहला यहाँ पे प्रभाव आता है राष्ट्रवादी आंदोलन को ये मजबूत कर रहा है। आयोग की जो अस्वीकृति है इसने विभिन्न राजनीतिक गुटों को एकजुट किया और राष्ट्रीय आंदोलन को फिर से मजबूत किया। दूसरा यहाँ पर प्रभाव आता है कि कांग्रेस का 1929 का जो लाहौर अधिवेशन है ना, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 1930 में या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो हो रहा है और ये भी कहीं ना कहीं इसका एक विरोध का एक माध्यम बनाया गया। ठीक है, तो आयोग के द्वारा शुरू किया गया जो असंतोष था वो महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू करने के लिए अग्रणी कारणों में से एक माना गया। चौथा यहाँ पर जो प्रभाव था वो गोलमेज सम्मेलन था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया और इसमें पहली और तीसरी में कांग्रेस शामिल नहीं हुई लेकिन दूसरे में ही शामिल हुई। ठीक है, तो ये गोलमेज सम्मेलन जो है उनके माध्यम से भारतीय नेताओं के साथ एक बातचीत करने की कोशिश की गई, जो कि भारतीय आकांक्षाओं को कहीं ना कहीं शांत करने में साइमन आयोग की विफलता का एक प्रत्यक्ष प्रमाण था। पांचवा यहाँ पर प्रभाव देखते हैं भारत सरकार अधिनियम। साइमन आयोग की सिफारिशों को भारतीयों के द्वारा बड़े पैमाने पर खारिज किया गया, लेकिन यही सिफारिशें जो हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक आधार के रूप में काम कर रही थी, जिसने प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय ढांचे की शुरुआत की। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगली जो महत्वपूर्ण घटना है वो आती है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन को जैसा हम देखें तो ये भी एक व्यापक जन आंदोलन था, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो एक पूरे राष्ट्र में चलाया गया। इसकी पृष्ठभूमि और कारण को देखें तो यहाँ पर पहला कारण था कि जो असहयोग आंदोलन और उसके बाद की जो राजनीतिक जड़ता थी या साइमन कमीशन और भारतीयों के द्वारा जो अस्वीकृति थी उसने कहीं ना कहीं पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को फिर से जगाया। तो पहला कारण यहाँ पर साइमन कमीशन के रूप में आ रहा है, जिसने बिना किसी भारतीय प्रतिनिधित्व वाले श्वेत कमीशन का एक व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ। पॉइंट नंबर 2 आता है नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस और मौलिक अधिकारों की वकालत कर रही है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और 26 जनवरी 1930 को पहला पूर्ण स्वराज दिवस या पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ पर 12 मार्च से हो रही है और 5 अप्रैल 1930 को समाप्त होती है। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी की ओर प्रस्थान करते हैं और ये यात्रा लगभग 240 मील की थी। महात्मा गांधी 78 स्वयंसेवकों के साथ यहाँ पर प्रस्थान कर रहे हैं और जब दांडी पहुंच रहे हैं तब इनके साथ लगभग 1 लाख लोग जो हैं वो इनके पीछे थे। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो उद्देश्य था वो बेसिकली नमक कानून को तोड़ना था, जिसने ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक के निर्माण और बिक्री पर एकाधिकार जो है वो रखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले महात्मा गांधी ने तत्कालीन वायसरॉय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्री मांगे भी रखी और जब ये मांगे अस्वीकार हुई तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महात्मा गांधी यहाँ पर एक आंदोलन भी शुरू कर रहे हैं। दांडी में ही महात्मा गांधी जो है वो इस तरीके का एक स्टेटमेंट कहते हैं कि राजद्रोह जो है वो मेरा धर्म हो गया। ठीक है, तो राजद्रोह मेरा धर्म जो है ये अब की बार यूपीएससी 2025 में भी प्री में पूछा गया था कि ये कब जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। तो अब हम लोग यहाँ पे आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। तो नमक कानून का उल्लंघन यहाँ पर पहली विशेषता थी और ये एक अन्यायपूर्ण कानून था जिसके खिलाफ अवज्ञा का एक सामूहिक कार्य किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, करों का भुगतान करने से इनकार किया गया, धरना प्रदर्शन, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा और महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी हम देख रहे हैं। तो जिस तरीके से महात्मा गांधी ने दांडी तक की यात्रा की, वैसे ही हम देख रहे हैं कि कई सारे लोगों ने अलग अलग यात्राएं की। जैसे तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में वेदारण्यम तक मार्च निकाला गया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हम देख रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है ना, उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन खुदाई खिदमतगार के अधीन एक जो है वो इस तरीके से प्रयास किया। असम में भी हम देखते हैं कि चाय बागान श्रमिकों के द्वारा जो वन कानून और नमक सत्याग्रह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। बंगाल और महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं कि स्थानीय सत्याग्रहों के माध्यम से सक्रिय भागीदारी हुई।
तो अब यहाँ पर जो ब्रिटिश प्रतिक्रिया है वो यहाँ पर क्रूर दमन से जुड़ी है, जहां पर सामूहिक गिरफ्तारी, लाठीचार्ज और जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी थे इनके ऊपर गोलीबारी की गई। 90,000 से अधिक जो लोग थे उनको जेलों में डाल दिया गया। गांधी जी और कई सारे जो प्रमुख नेता थे वो जेल में डाल दिए गए। 1930 में ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पहली जो गोलमेज सम्मेलन है वो हो रही है, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता जेल में हैं। तो अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो है वो झुक रही है और गांधी इरविन समझौता होता है, और ये समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 का है। तो बढ़ते दबाव के कारण हम देख रहे हैं ब्रिटिश सरकार एक समझौता करने की कोशिश में है, जिसमें कांग्रेस जो है वो इस आंदोलन को स्थगित कर रही है। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो रहे हैं। राजनीतिक बंदियों की जो है वो रिहाई की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से गांधी जी जो है वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, लेकिन दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो विफल रहता है। गांधी जी वापस लौटते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण 1932 से 34 के बीच में यहां पर शुरू होता है। तो इस आंदोलन की यहां पर फिर से चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे अंग्रेजों के द्वारा कठोर दमन किया गया। फिर हम देखते हैं कि रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा जो कम्युनल अवार्ड या जो सांप्रदायिक पुरस्कार देने के कारण एक पूरा समझौता हो रहा है, और आंतरिक विभाजन और गति का कहीं ना कहीं ह्रास हो रहा है। 1934 तक हम लोग देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जो है वो इस आंदोलन को वापस ले रहे हैं, और कांग्रेस जो है वो अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों पर कहीं ना कहीं केंद्रित कर रही है। इस आंदोलन का जो महत्व है वो, पहला महत्व हम कह सकते हैं कि व्यापक जनाधार था। इसमें किसान, महिलाएं, छात्र, आदिवासी, व्यापारी सभी लोग शामिल थे। दूसरा महत्व यहाँ पर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने से जुड़ा था, जो कि औपनिवेशिक कानूनों की अन्यायपूर्ण और शोषणकारी प्रवृत्ति को उजागर कर रहे थे। और तीसरी बात यहाँ पर आ रही है कि सांप्रदायिक जो अंतरधाराएं थी उनके बावजूद आंदोलन ने कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया और राष्ट्रीय एकता को यहाँ पर मौजूद किया। तो इस तरीके से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब यहाँ पर जो अगली घटना है वो है 1937 के चुनाव। इसकी पृष्ठभूमि जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जुड़ी हुई है, जहां पर यह कहा गया था कि चुनाव वगैरह जो हैं वो कराए जाएंगे, और इस तरीके से भारत के लिए अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तावित सबसे व्यापक और एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। तो 1935 का जो अधिनियम था, इसी ने जो है वो संघीय ढांचे की नींव रखी, और संघीय भाग को यद्यपि कभी भी लागू नहीं किया गया। तो इसी अधिनियम के तहत 11 प्रांतों में विधानसभाओं और परिषदों दोनों के चुनाव हुए। तो फरवरी 1937 में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, और इसमें कांग्रेस जो है वो काफी अच्छा परिणाम ला रही है। प्रांतीय विधानसभाओं में भी 1585 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया। संपत्ति, योग्यता, शिक्षा और कराधान के आधार पर मतदाताओं को जनसंख्या के लगभग 10% तक सीमित रखा गया। इसमें कई सारी पार्टियों ने शामिल हुई, जैसे कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी और कई सारी अन्य क्षेत्रीय और जाति आधारित पार्टियां भी शामिल थी। अब यदि हम इसके परिणाम पर देखें तो कांग्रेस ने 1585 में से 716 सीटें जीती, 11 में से कई प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल का गठन किया। मुस्लिम लीग का काफी खराब प्रदर्शन था और कुल मिलाकर उन्हें 109 सीटें जीती, जिसमें ज्यादातर जो है वो मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रांतों में थी। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग जो है वो काफी बुरी तरीके से हारी। और अब यहाँ पर यदि हम मंत्रालयों के गठन को देखें तो वायसरॉय के आश्वासन के बाद जुलाई 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ, और कुल 8 प्रांत ऐसे थे जहां पे कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं मैप में 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 है ना, और इस तरीके से ये और 8, ये टोटल मिला के लगभग 8 प्रांत ऐसे थे जहां पे कांग्रेस मंत्रिमंडलों का गठन हुआ। तो 1937 के चुनावों के महत्व को यदि हम कांग्रेस के संदर्भ में देखें तो कांग्रेस के संदर्भ में हम देखें तो कांग्रेस यहां पर अपने जन समर्थन और एक संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने शिक्षा, कृषि और नागरिक स्वतंत्रता में प्रगतिशील सुधार किए, प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। मुस्लिम लीग के संदर्भ में देखें तो इसका जो खराब प्रदर्शन था, इसके कहीं ना कहीं जन समर्थन की जो कमी थी उसको उजागर किया, और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग जो है वो अधिक सांप्रदायिक और अलगाववादी रुख अपनाने लगी।
अंग्रेजों के संदर्भ में यदि हम चुनाव का महत्व देखें तो चुनाव ने यह दिखाया कि भारतीय जो हैं वो औपनिवेशिक प्रचार के विपरीत स्वशासन में सक्षम थे, और इसने अंग्रेजों को भारतीय राजनीतिक मांगों के साथ अधिक गंभीरता से जुड़ने के लिए एक मजबूर किया। 1937 के चुनाव के यदि हम प्रभाव और परिणाम को देखें तो अक्टूबर 1939 में कांग्रेस के जो मंत्रिमंडल थे उनके द्वारा यहां पर इस्तीफा दिया गया, और यह कहा गया कि चूंकि अंग्रेजों ने एक तरफा रूप से भारत को ब्रिटेन का एक भागीदार घोषित कर दिया गया है बिना हमसे पूछे, तो ये चीज जो है वो कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी। अब इस इस्तीफा जो था इसने मुस्लिम लीग के लिए कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप से विकसित होने के लिए और खुद को मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में चिन्हित करने का एक अवसर दिया। खासकर यदि हम 1937 के चुनाव में देखें तो इसका जो अलगाव हुआ वो कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद जो है वो एक और मजबूती से ये उभरने लगी। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है और यहां पर पाकिस्तान की मांग जो है वो की जा रही है या एक अलग राज्य की मांग की जा रही है। चुनाव ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो सांप्रदायिक विभाजन है इसको उजागर किया, जो कि बाद के वर्षों में एक प्रमुख विषय उभर कर आता है। ठीक है, अगली यहां पर जो इंपॉर्टेंट घटना है वो है क्रिप्स मिशन, और इसका ऐतिहासिक संदर्भ यदि हम देखें तो पहली बात आती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और भारत की भागीदारी। तो ब्रिटेन ने 1939 में भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना एक तरफा रूप से भारत को ब्रिटेन का एक साझेदार या ब्रिटेन का जो है वो पक्ष रखने वाला जो है वो घोषित किया और इस तरीके से भारत को शामिल किया। तो भारतीय राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और इस तरीके से अक्टूबर 1939 में उन्होंने इस्तीफा दिया। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव आया था यह भी कहीं ना कहीं भारतीय आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहा। फिर 1942 में सिंगापुर का पतन और साउथ ईस्ट एशिया में जापान का जो उभरना था, इसके कारण जो है वो ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं चिंतित थी और वो स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेज रही थी। दूसरा यहाँ पे कारण आता है भारतीयों में बढ़ता असंतोष, चूंकि राष्ट्रवादी भावनाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने चरम पर हैं। कांग्रेस जो है वो स्वतंत्रता का वादा जो है वो स्पष्ट रूप से चाह रही थी, मुस्लिम लीग जो है वो पाकिस्तान के विचार पर जोर दे रही थी। तो यहाँ पे अलग अलग दलों की जो अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थी वो भी हमें दिख रही। ठीक है, क्रिप्स मिशन के यदि हम उद्देश्य देखें तो पहला था यहाँ पर कि ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय राजनीतिक नेताओं का एक समर्थन मिलने वो चाहते थे, संवैधानिक रियायतें जो है वो प्रदान करना चाहते थे और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को संतुष्ट करना चाहते थे। ठीक है, लेकिन क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव हैं उसको यदि हम देखें तो यहाँ पर जितने भी चीजें हैं ये सब जैसे डोमिनियन स्टेटस के बाद संविधान सभा, अलग होने का अधिकार, अंतरिम सरकार और रक्षा शक्तियां, ये सारी बातें जो हैं वो दूसरे विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद देने की बात की गई है ना। जैसे हम डोमिनियन स्टेटस को देखें तो भारत को डोमिनियन स्टेटस जो है वो दिया जाएगा, संविधान सभा का जो है वो निर्माण किया जाएगा, है ना। यदि कोई प्रांत अलग होना चाहे तो वो अलग हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की जो मांग थी उसको कहीं ना कहीं समर्थन कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे इसमें कांग्रेस को यदि हम देखें तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया क्योंकि इसमें तत्काल स्वतंत्रता का कोई वादा नहीं था। महात्मा गांधी ने भी इसे पोस्ट डेटेड चेक के रूप में जो है वो कहा है। मुस्लिम लीग ने यहाँ पर इसको अस्वीकार किया क्योंकि इसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। तीसरी बात आती है हिंदू महासभा और सिखों को देखें तो इन्होंने भी भारत के जो संभावित विभाजन के कारण इसे अस्वीकार किया। और चौथी बात आती है ब्रिटिश सरकार। तो क्रिप्स प्रस्ताव बेसिकली एक बैलेंसिंग वर्क था या एक संतुलनकारी कार्य था, लेकिन भारत में ये किसी भी राजनीतिक समूह को प्रभावित करने में या उनका समर्थन लेने में विफल रहा। तो अब यहां पर असफलता के कुछ कारण थे। जैसे हम देखें तो असफलता के कारण में यदि पहला कारण आता है तो ये कि वास्तविक शक्ति साझाकरण का एक अभाव था। तो ब्रिटिश सरकार जो है वो युद्ध के दौरान वास्तविक शक्ति हस्तांतरण के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गहरा अविश्वास था। इस प्रस्ताव की शर्तें जो थीं वो भी अस्पष्ट थीं और अंतिम रूप से हम देखें तो ये प्रस्ताव काफी देर से आया जब भारतीयों का जो धैर्य है वो काफी हद तक समाप्त हो चुका था। तो अब यहां पर इसके यदि हम परिणाम और महत्व को देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन की एक पृष्ठभूमि को तैयार कर रहा है और इस तरीके से
यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो इसी के विरोध में शुरू किया गया। तो अब यहाँ पर जो अगली घटना आती है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी पृष्ठभूमि और कारण में जैसा भी हम लोगों ने डिस्कस किया, पहला कारण जो है वो क्रिप्स मिशन की विश्व विफलता थी। दूसरा कारण यहाँ पर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव। तो भारतीय नेताओं से परामर्श किए बिना यहाँ पर भारत को युद्ध में घसीटा जा रहा है, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि आर्थिक कठिनाई, मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की जो कमी है उससे जनता में कहीं ना कहीं एक असंतोष की भावना आ रही है। ठीक है। तीसरी बात यहां पर आती है कि भारतीयों में बढ़ता असंतोष और राष्ट्रवादी भावना। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है वो असंतोष बढ़ रहा था, और खासकर यदि हम देखें तो कई वर्षों की असफल वार्ता के बाद ये स्थितियां और ज्यादा घातक हो रही थी। कांग्रेस ने यहां पर फैसला किया कि भारत की सुरक्षा और भविष्य के लिए एक ब्रिटिश वापसी जो है वो मतलब एक जरूरी थी, और इस तरीके से वो प्रयास कर रही थी। चौथी बात यहां पर आती है प्रेरणादायक वैश्विक आंदोलन। तो विश्व स्तर पर उपनिवेशवाद विरोधी जो आंदोलनों की सफलता थी, उन्होंने भारतीय नेताओं और जनता को काफी हद तक प्रेरित किया। आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को की गई और महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई या करो या मरो का नारा दिया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार भी यहां पर तैयार थी और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो आर जो है वो शुरू किया गया और सारे के सारे बड़े नेता जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए। अब आंदोलन की यदि हम प्रकृति और विशेषताओं पर देखें तो यहां पर पहली बात आ रही है कि एक सामूहिक सविनय अवज्ञा की बात आई, क्योंकि आंदोलन को जो है वो एक राष्ट्रवादी जो पैमाने पर एक अहिंसक सामूहिक विरोध के रूप में तैयार किया गया था। लोगों से इस बात का आग्रह किया गया था कि वो ऐसे कार्य करें कि जैसे वो स्वतंत्र हों और अंग्रेजों के साथ किसी भी तरीके का सहयोग ना करें। दूसरी बात आती है कि यह आंदोलन जो है वो नेतृत्व विहीन था, लेकिन फिर भी व्यापक था, क्योंकि सारे बड़े नेता जो हैं वो जेल में थे। जनता की भूमिका यहाँ पर काफी बड़ी थी। छात्र, श्रमिक, महिलाएं, मजदूर, है ना, किसान, ये सभी लोग जो हैं वो सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। सरकारी इमारतों पर हमला किया गया, रेलवे ट्रैक उखाड़ दिए गए, टेलीग्राफ लाइनें काट दी गई। तो इस तरीके से जो है जनता का पूरा यहाँ पर सहयोग था। सबसे खास बात है कि यहाँ पर एक समानांतर सरकार जो है वो कुछ जगहों पर बनाई गई, जैसे बलिया, सतारा, तामलुक, उड़ीसा के तलचर में हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है। गांधी जी ने यहाँ पर अहिंसा पर काफी हद तक जोर दिया था, लेकिन विद्रोह चूंकि नेतृत्व विहीन था तो यहाँ पर हिंसा की हमें कुछ घटनाएं जरूर देखने को मिली। ठीक है। अब यहाँ पर उप समूहों की भूमिका को देखें तो कांग्रेस की यदि हम भूमिका को समझें तो कांग्रेस यहाँ पे आंदोलन की मुख्य आयोजक थी। यद्यपि नेतृत्व को बड़े पैमाने पर कैद किया गया, लेकिन कांग्रेस जो है वो केंद्रीय शक्ति के रूप में बनी रही। दूसरी यहां पर आती है मुस्लिम लीग। आंदोलन का ये विरोध कर रही है, पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने के लिए एक अवसर का उपयोग कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो ब्रिटेन के साथ यूएसएसआर का चूंकि गठबंधन हुआ था, तो अब ये भी ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन कर रही है। हिंदू महासभा और रियासतों को देखें तो ये आंदोलन का सक्रिय रूप से समर्थन नहीं कर रहे थे। महिलाएं और छात्र जो हैं वो पूरी तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे थे। अब आंदोलन का यहाँ पे अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों महत्व है। यदि हम अल्पकालिक देखें तो आंदोलन को कुछ महीनों के भीतर ही दबा दिया गया और यह तुरंत ब्रिटिश वापसी हासिल करने में विफल रहा। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रूप देखें तो राष्ट्रवादी भावना को काफी हद तक प्रदर्शित किया गया और यह साबित किया गया कि भारतीय सहयोग के बिना ब्रिटिश शासन जो है वो जारी नहीं रह सकता। युद्ध के बाद की बातचीत और 1947 में सत्ता का जो अंतिम हस्तांतरण है वो इसी आंदोलन के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी जमीन को तैयार कर रहा है और आजादी से पहले यह अंतिम जन संघर्ष को बता रहा है। ठीक है। सो अब यहाँ पे जो आखिरी घटना है वो है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसको हम शाही नौसेना विद्रोह कहते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो प्रभाव था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हम देख रहे हैं कि जो शाही नौसेना है उसका तेजी से विस्तार किया गया। कई भारतीय नाविकों को ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ा, कम वेतन मिला, खराब खाना मिला। ठीक है। और उनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो है वो जातीय कमेंट्स किए गए। तो ये यहाँ पर एक पहला कारण था। दूसरा कारण है युद्ध के बाद का असंतोष। युद्ध के बाद ब्रिटिश अधिकारियों को सख्त नियंत्रण बहाल करने की उम्मीद थी, लेकिन भारतीय नाविक जो हैं वो अधिक सम्मान की मांग कर रहे थे।
राजनीतिक जो माहौल है वो व्यापक औपनिवेश विरोधी भावना से भरा हुआ था। तीसरा यहां पर आता है राष्ट्रवाद का प्रभाव, और ये हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य राजनीतिक समूहों ने पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अपने अभियानों को तेज किया, जिससे सशस्त्र बलों में कई लोग यहां पर प्रेरित हुए। तो अब इस विद्रोह की शुरुआत यहां पे 18 फरवरी 1946 को हो रही है, जहां पर HMIS तलवार है ना नाम का जो जहाज था, यहां से विद्रोह शुरू होता है। और एक नाविक है यहां पर वीसी दत्त, उसकी गिरफ्तारी के बाद यहां पर विद्रोह तेजी पकड़ता है। ठीक है, तो ये जो नाविक थे, इनकी मांगों को हम देखें तो इनकी बेहतर वेतन की मांग कर रहे थे, बेहतर स्थिति की मांग कर रहे थे, है ना, समान व्यवहार की बात कर रहे थे, राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात कर रहे थे, और इंडोनेशिया से भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग भी कर रहे थे। प्रतिक्रिया और दमन में देखते हैं तो पहली जो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार जो है वो यहाँ पे काफी चिंतित थी, क्योंकि विद्रोह ने सशस्त्र बलों पर उनके नियंत्रण को कहीं ना कहीं खतरे में डाला था। शाही नौसेना के द्वारा यहाँ पर यह पहला विद्रोह किया गया था। दूसरा यहाँ पर आता है विद्रोह का बलपूर्वक सामना किया गया। अंग्रेजों के प्रति जो वफादार सैनिक थे, उन्होंने बंबई का जो बंदरगाह था उसमें विद्रोही जहाजों पर काफी गोलाबारी की गई, है ना। तीसरा जो प्रतिक्रिया आई वो थी नागरिक समर्थन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें श्रमिक संघ और राजनीतिक नेताओं ने काफी हद तक सहानुभूति दिखाई। तो लगभग 2 सप्ताह के बाद हम देखते हैं कि गिरफ्तारियों, सैन्य अदालतों और बातचीत के जरिए विद्रोह को दबाया गया। तो अब इसका यहां पर यदि हम महत्व को देखें तो पहला महत्व आता है ब्रिटिश सत्ता को चुनौती। तो ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हम देखते हैं कि भारतीय सेना के द्वारा पहला बड़े पैमाने पर सशस्त्र विद्रोह था, और इसने ब्रिटिश प्रशासन को हिला कर रख दिया। दूसरा यहां पर आता है जन आंदोलनों के लिए प्रेरणा। तो विद्रोह ने रेलवे और कारखानों सहित अन्य क्षेत्रों में व्यापक अशांति को प्रेरित किया। तीसरा यहां पे आता है राजनीतिक प्रभाव। ठीक है, तो यहां पे राजनीतिक प्रभाव को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो सशस्त्र बलों के भीतर असंतोष था उसको उजागर किया गया, और ब्रिटिश सरकार पर भारतीय स्वतंत्रता में तेजी लाने के लिए एक दबाव डाला गया। चौथा यहां पे महत्व आता है विरासत, क्योंकि इस विद्रोह को फाइनली दबा दिया गया, लेकिन विद्रोह जो है वो औपनिवेशवाद विरोधी प्रतिरोध और राष्ट्रवादी कारणों के साथ एक सैन्य एकजुटता के प्रतीक के रूप में आता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने इन कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर डिस्कस किया। इसका पीडीएफ जो है उसमें आपको और भी कई सारी डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, सो आप सभी का धन्यवाद। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। आप में से जिनकी भी पहली क्लास हो या जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, उनसे मैं चाहूंगा कि इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। क्लासेस के लिंक्स, क्लासेस के पीडीएफ, मेंस की आंसर राइटिंग जो है ये आपको सब यही मिलेगी। ये मेरा कोड है ST Live। यदि आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप इस कोड को लगाएंगे तो आपको काफी हद तक जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी और भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। सो इसी तरीके की वीडियोस हम लोग आगे लाते रहेंगे। ठीक है।